दूसरी पद्धति हम जानकारी लेंगे समाजवादी पद्धति। ये पद्धति बाजार पद्धति से बिल्कुल विरोधी है, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था उत्पादन के साधनों के बंटवारे की दो पद्धतियां, बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति, और दोनों पद्धतियां एक दूसरे के एकदम विरोधी है। तो दूसरी पद्धति की हम जानकारी लेने जा रहे हैं, समाजवादी पद्धति। बाजार पद्धति की अनेक कमियों और असफलताओं के कारण समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ। तो ये भी आपको एक नंबर के प्रश्न में आएगा कि समाजवादी पद्धति का जन्म कैसे हुआ। तो बाजार पद्धति की कमियों, अनेक कमियों और असफलताओं के कारण समाजवादी पद्धति का जन्म हुआ। यह विश्व के रूस और चीन जैसे देशों ने यह पद्धति अपनाकर तीव्रता से आर्थिक विकास किया था। समाजवादी आर्थिक पद्धति बाजार पद्धति के एकदम विरोधी है। समाजवादी आर्थिक पद्धति में सभी निर्णय राज्य तंत्र द्वारा लिए जाते हैं, जबकि बाजार पद्धति में हमने पढ़ा था सारे आर्थिक निर्णय लाभ के आधार पर लिया जाता है। उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व राज्य का होता है, और बाजार पद्धति में हमने पढ़ा था उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत या निजी होता है। ये जो मैं आपको दोनों तरफ के साइड बता रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आने वाले प्रश्न में बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति का टॉपिक पूरा होने के बाद मैं आपको एक और नया प्रश्न बना के दूंगा जो आपको किताब में नहीं दिया है, बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति के बीच अंतर, लेकिन वो बाद में। अभी फिलहाल समाजवादी पद्धति की समझ लेते हैं। उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व राज्य का होता है। इस पद्धति में समग्र अर्थतंत्र का संचालन राज्य द्वारा होता है। उत्पादन, पूंजी निवेश, साधनों का बंटवारा आदि समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर राज्य द्वारा लिया जाता है। नाम से ही पता चल गया होगा, समाजवादी अर्थात समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है और सारा निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। समाजवादी पद्धति के केंद्र में लाभ नहीं अपितु किंतु समग्र समाज का कल्याण रहता है। चीज वस्तु का उत्पादन और भाव मूल्य राज्य द्वारा निश्चित किया जाता है। अब हम आगे शुरुआत करते हैं समाजवादी पद्धति के लक्षण, जो 2 नंबर के लिए आपको अलग से पूछा जाएगा। पहला लक्षण है उत्पादन के साधनों की मालकी राज्य की होती है। दूसरा लक्षण अर्थतंत्र में सभी आर्थिक निर्णय राज्य द्वारा लिए जाते हैं। तीसरा, आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ नहीं अपितु समाज का हित अर्थात कल्याण होता है। अगर आपने ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान दिया होगा तो ये लक्षण आपको अपने आप स्वयं और शीघ्रता से याद हो जाएंगे। चौथा, श्रमिक मतलब मजदूरों को काम के बदले में वेतन चुकाया जाता है। समाजवादी पद्धति के लाभ। पहला लाभ है समाज की आवश्यकता अनुसार उत्पादन होने से अनावश्यक या विलासिता की वस्तु का उत्पादन नहीं होता। समाजवादी पद्धति का पहला लाभ है कि यहाँ जो भी उत्पादन होता है समाज की आवश्यकता के अनुसार होता है, कि समाज को कौन सी वस्तु की आवश्यकता है, किस वस्तु का उत्पादन करेंगे तो समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, समाज में रहने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अनावश्यक और विलासिता वस्तु का उत्पादन नहीं होता। दूसरा, इस पद्धति में उत्पादन के निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिए जाने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय यानी बिगाड़, दुर्व्यवहार या दुरुपयोग नहीं होता। इस पद्धति का सारा निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, राज्य के द्वारा लिया जाता है, इसलिए यहाँ प्राकृतिक संपत्ति का कोई बिगाड़ नहीं देखने को मिलता। तीसरा, आय और संपत्ति की असमानता दूर होती है। आय और संपत्ति समाज के बीच समान रूप से बांटा जाता है, इसलिए यहाँ पर असमानता नहीं दिखाई देती। चौथा, ग्राहकों का शोषण नहीं होता। समाजवादी पद्धति की मर्यादाएं या कमियां। समान बंटवारा और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से लागू की गई समाजवादी पद्धति में भी कुछ कमियां हैं। पहली कमी है उत्पादन साधनों का स्वामित्व राज्य का होने से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसका सारा मालिक राज्य सरकार होता है अर्थात सरकार होती है, इसीलिए कोई भी प्रोत्साहन उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं होता। हम काम करें या ना करें सरकार हमें वेतन अवश्य देगी। जबकि बाजार पद्धति में क्या था, अगर हमने
सही ढंग से उत्पादन नहीं किया, गुणवत्तायुक्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया, तो हम बाजार में टिक नहीं सकेंगे। लेकिन यहां पर समाजवादी पद्धति में ऐसी कोई स्पर्धा नहीं होती। दूसरी, स्पर्धा के अभाव के कारण, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, स्पर्धा के अभाव के कारण अर्थतंत्र में संशोधन को वेग नहीं मिलता। बाजार पद्धति में क्या था, सतत नए संशोधन होते हैं, जिसके कारण उस संशोधन को अपनाए जाते हैं ताकि आर्थिक विकास में गति मिले। जबकि समाजवादी पद्धति में ऐसी कोई स्पर्धा नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए वे नए संशोधन, नए टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते और उनके संसाधन को कोई गति नहीं दी जाती है, नई तकनीक को कोई गति नहीं दी जाती है। तीसरा कमी, समाजवादी पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्र नहीं रहता। व्यक्तिगत स्वातंत्र मतलब यहां व्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं है, जो सरकार आपको आदेश देगी उसी का आपको पालन करना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यहां देखने को नहीं मिलती। चौथा, राज्य के संपूर्ण हस्तक्षेप के कारण नौकरशाही का भय उत्पन्न होता है, अर्थात यहां मजदूर वर्ग या कर्मचारी सरकार के नौकर के रूप में अपने आप को समझते हैं। तो आपने देखा समाजवादी पद्धति, जिसमें समाजवादी पद्धति के लक्षण, समाजवादी पद्धति के लाभ और समाजवादी पद्धति की मर्यादा या कमियां, जो आपको 2-2 नंबर में पूछा जाएगा। अगर एक साथ पूछा जाए तो वही बात होगी, समाजवादी पद्धति के लाभ और समाजवादी पद्धति की कमियां 3 नंबर में पूछा जाएगा।